हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, आज मौर्य काल के इम्पोर्टेंट सवाल कराए जाएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं बार बार हर तरह के एग्ज़ामों में, खासकर बीपीएससी में तो रहता ही है। मौर्य काल के बारे में बता दूं, मौर्य काल की शुरुआत हुई थी नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चाणक्य की सहायता से सब लोग इतना तो जानते होंगे। उनका चाणक्य का अर्थशास्त्र सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध पुस्तक थी और उन्हीं के ज़माने में, चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने में मेगास्थनीज आए थे, जिनकी पुस्तक इंडिका थी। यहाँ तक तो सब लोग जानते होंगे। इसके आगे देखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल हैं। लाइक अगर अच्छा लगे तो ज़रूर कीजिए और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए दिखाते हैं आज के प्रश्न। बहुत अच्छे प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में दिखते ही हैं। सवाल पूरा देखिएगा वीडियो। आइए देखें पहला सवाल। मौर्य काल में राजप्रसाद किन वस्तुओं से निर्मित होते थे? मौर्य काल में राजप्रसाद का मतलब राजा का किला। क्या ये पक्की हुई ईंटों से बनते थे, पत्थर से बनते थे, लकड़ी से बनते थे या सूखा चूना से बनते थे? मौर्य काल में राजप्रसाद जो है लकड़ी से बने थे। इनका महल, चंद्रगुप्त मौर्य का महल इतना आलीशान था कि मेगास्थनीज ने भी कहा था कि पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल उस समय के समकालीन साम्राज्य सबसे बड़ा साम्राज्य था। सुसा साम्राज्य उस समय का सबसे बड़ा था। उसके महल से भी प्रसाद को भी मात देता था चंद्रगुप्त मौर्य का महल। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये लकड़ी से निर्मित था महल और बहुत ही प्रसिद्ध था। इसलिए ध्यान रखिएगा, लकड़ी से राजप्रसाद मतलब महल। आइए देखें अगला सवाल। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ये सवाल भी बहुत बार बना है। आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर राजनीतिक नीतियाँ पर प्रकाश डाला गया है। ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये सवाल बना है कंफ्यूज कराने के लिए, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अर्थशास्त्र का मतलब सब लोग आर्थिक जीवन समझ लेंगे, लेकिन राजनीतिक नीतियाँ के ऊपर प्रकाश डाला गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। आइए देखें आगे। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? संस्कृत, पाली, प्राकृत और हिंदी में से अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा का उपयोग हुआ है। प्राकृत भाषा को लिखने के लिए, किसी भी भाषा को लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। इसलिए लिपि जो है, ब्रह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ है, सबको पता होना चाहिए। ब्रह्मी लिपि मतलब बाएं से दाएं लिखी जाती है। बाएं से दाएं लिखे जाने वाली को ब्रह्मी लिपि कहते हैं और खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं चलेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल भी बीपीएससी में बन चुका है। इसलिए दोनों को ध्यान रखिएगा। ब्रह्मी लिपि जो बाएं से दाएं लिखी जाती है और खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, जो कि प्राकृत भाषा में ही आती है। इसलिए इसका आंसर जो है प्राकृत हुआ। बहुत अच्छे से समझाया भी गया है। जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन किए हैं उनको फ्री का पीडीएफ भी मिल जाता है। आप आराम से देखिए, समझिए, नोट कीजिए। आइए देखें अगला सवाल। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित में से कौन सा नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका और कलिंग। इसमें से अशोक का जो है अफगानिस्तान तक फैला हुआ था साम्राज्य। बिहार में तो खैर था ही। कलिंग उड़ीसा में पड़ता है। कलिंग युद्ध हुआ था अशोक के समय में ही, सबसे प्रसिद्ध युद्ध। वो अपने शिलालेख 13वें अभिलेख में ये वर्णन भी किए हैं। बार बार सवाल बनता है। ये जो है श्रीलंका में उनका साम्राज्य सम्मिलित नहीं था।
वो अपने पुत्र और पुत्री को भेजे थे वहाँ बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए। सबको ज्ञात होना चाहिए, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए वहाँ भेजे थे संघमित्रा को। इसलिए ध्यान रखिएगा, श्रीलंका में उनका जो है नहीं था। आइए देखें आगे। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? बहुत अच्छा सवाल है। खरोष्टी लिपि मतलब दाएं से बाएं लिखे जाने वाली। भारत में जितने भी अभिलेख हैं सारे जो हैं ब्रह्मी लिपि में हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और खरोष्टी लिपि में पाकिस्तान में है शहबाज गढ़ी। ध्यान रखिएगा, शहबाज गढ़ी और मनसेहरा। इसमें मनसेहरा नहीं दिया है, शहबाज गढ़ी ही अकेला दिया है। इस पर नाम ध्यान रखिएगा, शहबाज गढ़ी और मनसेहरा दोनों का नाम नोट कर लीजिएगा। अगर मनसेहरा भी दिया रहेगा तो ई ऑप्शन पे जाएगा। आप ध्यान से समझिएगा बातों को, सवाल कैसे घुमाया जाता है। बीपीएससी में कुछ भी घुमाया जा सकता है, इसलिए मनसेहरा का नाम भी आप नोट कर लीजिएगा। शहबाज गढ़ी और मनसेहरा में खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, अशोक के अभिलेख खरोष्टी लिपि में यही 2 जगह हैं। आइए देखें आगे। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? देवनाम प्रिय, देवों के प्रिय। अशोक ने स्वयं को प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय घोषित किया था। अशोक के साथ में उनका पौत्र दशरथ ने भी अपने आप को प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय के रूप में किया था। इसलिए इसमें दशरथ नाम नहीं दिया है। अगर दशरथ नाम रहेगा तो ई ऑप्शन पे जाएगा। बातों को समझिएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसमें अशोक जो हैं अपने आप को प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में नाम लिए हैं। प्रश्न बन चुका है ये भी बीपीएससी में, इसलिए यहाँ देखिए लिख दिया गया अशोक और दशरथ को। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? अशोक के व्यक्तिगत नाम मतलब अशोक नाम कहाँ मिलता है? कालसी, विशिष्ट, कलिंग, राजदेह, रुक्मनदेही या मास्की? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक जो है मास्की में और गुर्जरा अभिलेख दोनों का नाम ध्यान रखिएगा। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक नाम का उल्लेख मिलता है, इसलिए दोनों का ध्यान रखिएगा। अगर गुर्जरा भी रहे तो बीपीएससी का ई ऑप्शन खास ऑप्शन है, उस पर आंसर जाएगा। इसलिए दोनों का नाम जरूर ध्यान रखिए, नोट जरूर कर लीजिए। बहुत अच्छे सवाल कराए जाएंगे, आपके मेंस की तैयारी में भी काम आएगा ये सब। आइए देखें। अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक ज़रूर किया कीजिए, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग नए हैं। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित कौन सा स्रोत हमें यह बताता है कि भारतीय समाज 7 जातियों में बंटा हुआ था? भारतीय समाज 7 जातियों में बंटा हुआ था, ये कौन से स्रोत से हमें पता चलता है? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। ये हमें इंडिका किन की पुस्तक थी सबको पता होना चाहिए, मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक में ये ज्ञात होता है कि भारतीय साम्राज्य पाटलिपुत्र नगर की भी इसमें वर्णन किया गया है इंडिका में, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में ही ये आए थे मेगास्थनीज। इसलिए ध्यान रखिएगा, इंडिका पुस्तक में भारतीय समाज 7 जातियों में बटा था, इस बात का जिक्र किया गया है। आइए देखें अगला सवाल। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। निम्नलिखित में किस स्रोत में यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाना खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामाते मुझसे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? ये किस अभिलेख या शिलालेख में कहा गया है? अशोक के द्वारा
जहाँ भी रहूँ मुझसे संपर्क किया जा सकता है। बहुत अच्छा ये भी सवाल है। अशोक के छठे शिलालेख में ये कहा गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा ये भी सवाल है। छठा अभिलेख में ये वर्णन है। कुछ अभिलेख शिलालेख के बारे में आपको जानकारी रखनी पड़ेगी, किस किस में मेन चीज़ क्या है। आइए देखें अगला सवाल। बिंदुसार की मृत्यु के समय में अशोक एक प्रांत का महाराजपाल था। इस प्रांत की पहचान करें। बहुत अच्छा ये भी सवाल है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का किस प्रांत के थे? उज्जैन के। ध्यान रखिएगा, उज्जैन के महाराजपाल थे। अशोक राजा बनने से पहले उज्जैन यानी अवंती का उपराजपाल थे। इसे जरूर ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखें अगला सवाल। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? कलिंग पर चढ़ाई किए थे, इसकी जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कहाँ से मिलता है? महावंश, दिव्यवदान, शिलालेख 13 या स्तंभ अभिलेख 7 में। कलिंग के बारे में पूरी जानकारी शिलालेख 13 से मिलती है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, इसलिए सबसे अच्छा स्रोत जो है शिलालेख 13 है। बातों को समझिएगा। आइए देखें अगला सवाल। देखिए पूरा डिटेल भी लिखा गया। अशोक राजा बने थे 269 ईसा पूर्व में और अपने शासन के 8वें वर्ष। ये सवाल भी बनता है और इसमें है भी 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। पूरी बातों को नोट कर लीजिएगा, समय के अनुसार भी पूछा जाता है। इस भी जरूर ध्यान रखा कीजिए। ईसा पूर्व। निम्नलिखित में कौन वृषल और कुलहीन के रूप में वर्णित है? किसे वृषल एवं कुलहीन के रूप में जाना जाता है? ये भी अच्छा सवाल है और ये के सही जवाब हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल एवं कुलहीन के रूप में वर्णित किया गया है। ये बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में किस स्थान से अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर लिया जाता था? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। चुनार, कौशाम्बी, इलाहाबाद और राजगिरी में से किस स्थान से अशोक के स्तंभ बनाने के लिए पत्थर लिया गया था? ये जो है चुनार से लिया गया था। चुनार जो है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में है, वाराणसी के निकट। यहाँ से लाल बलुआ पत्थर लिए गए थे जो स्तंभ बनाने में काम आए थे। लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ था जो कि चुनार से प्राप्त हुआ है। इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखें अगला सवाल। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में किस देश में यह पाया गया है? अशोक का अभिलेख, अशोक का साम्राज्य जो है अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा अफगानिस्तान तक ये पाया गया है। बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए सही जवाब अफगानिस्तान है। ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा है। आइए देखें अगला सवाल। अशोक की एकमात्र घोषणा है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है, वह कौन सी घोषणा है? किस घोषणा में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है? का सही जवाब है भाब्रू की शिलालेख घोषणा में अपने आप को मगधाधिराज घोषित किए हैं अशोक ने। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये सवाल भाब्रू की शिला घोषणा बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखें अगला सवाल। भाब्रू की शिला घोषणा में अशोक ने स्वयं को मगधाधिराज कहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा, सवाल बार बार बनता है। अशोक के राज्याभिषेक के कितने वर्षों बाद कलिंग युद्ध प्रारंभ हुआ?
अभी ऊपर ही मैंने बताया अशोक राजा कब बने थे, 269 ईसा पूर्व में, और राजा बनने के 8वें वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था, इसलिए इसका आंसर 8 वर्ष हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, तो सवाल बनता ही रहता है। 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध, और इसका वर्णन जो है 13वें अभिलेख में किए हैं। आइए देखें अगला सवाल। लाइक, शेयर और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? बहुत ही अच्छा सवाल है। महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, बहुत ही अच्छा सवाल है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में ही सुदर्शन झील का भी जिक्र है। वहीं पर जो है चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। सुदर्शन झील गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध, इसलिए ध्यान रखिएगा, ये महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। स्कंद गुप्त का जूनागढ़ अभिलेख मत ध्यान रखिएगा। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख बहुत ही प्रसिद्ध था। इसमें ही सुदर्शन झील का भी निर्माण का वर्णन है। वहीं पर चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन मौर्ययुगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? भी अच्छा सवाल है। तौल माप का अधिकारी कौन था? इसमें पौत्वाध्यक्ष को तौल माप का अधिकारी समझा जाता था। आइए सबके बारे में भी दिखा दें। सीताध्यक्ष सरकारी भूमि का अधिकारी होते थे, और पन्याध्यक्ष जो है व्यापार का अधिकारी होते थे। ये व्यापार और ये सीताध्यक्ष जो है सरकारी भूमि का अधिकारी, ये भी ध्यान रखिएगा। सुनाध्यक्ष जो है कुचड़ खाना का अधिकारी को कहा जाता था, इसलिए इनके बारे में भी नोट किया गया है। ज़रूर से नोट कर लीजिएगा, सबके बारे में डिटेल, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आइए देखें अगला सवाल। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? वैशाली में तो था नहीं, तक्षशिला में था, नालंदा विश्वविद्यालय भी था। इसमें नालंदा विश्वविद्यालय तो गुप्त काल में बना हुआ है। स्कंद गुप्त के द्वारा, सब लोग जानते होंगे। उस समय जो है, ये तो बहुत बाद में बना है, मतलब कुमार गुप्त के द्वारा, स्कंद गुप्त नहीं, कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया है नालंदा विश्वविद्यालय। मौर्य काल के बहुत बाद में आया था गुप्त काल। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय तो था नहीं। मौर्य काल में तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जिसके प्राचार्य चाणक्य ही थे। सुने होंगे आप लोग, जानते भी होंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा। कंफ्यूज करने वाला सवाल है। बच्चे अधिकतर नालंदा विश्वविद्यालय पे ही मार देते हैं, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय मौर्य काल के समय बना ही नहीं था। ये तो गुप्त काल में कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय था। आइए देखें अगला सवाल। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। सीता क्या थी? सीता एक देवी थी, एक धार्मिक संप्रदाय थी, या राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था, या ऊसर भूमि को? मौर्य काल में सीता जो है राजकीय भूमि से प्राप्त आय जो होती थी उसको सीता कहा जाता था, इसलिए ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। आइए देखें आज का आखिरी सवाल। 21 सवाल लिए गए हैं। बहुत दिन से वीडियो लोग देख नहीं रहे हैं अच्छे से। श्री गणेश किया गया है 21 सवालों से, बहुत अच्छे सवाल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, या मेगस्थनीज की इंडिका, या विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, या अशोक का अभिलेख? किसके द्वारा पता चलता है? नगर प्रशासन की जगह पाटलिपुत्र भी रह सकता है। पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण
ये जो है मेगास्थनीज के इंडिका के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। बहुत अच्छा सवाल है। मेगास्थनीज के इंडिका में ही पाटलिपुत्र नगर का विस्तृत विवरण मिलता है, इसलिए ये स्रोत जो है सबसे अच्छा है। इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट किया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।